Okay, all of you can see the presentation, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Okay, so I guess all of you have studied that part which was covered in demo class, the initial part of biological basis of behavior about the structure of neuron and how the synaptic transmission take place. Yes, ma'am. Okay, so we'll proceed forward. Uh, in proceeding forward, few small topics I want to cover, which are being asked in your exam and are associated with the structure of neuron itself. Okay, so we'll begin the class from there. Glial cells, you all remember? We have studied about it now. Yes, ma'am. We studied about it. हाँ, तो ग्लायल सेल्स के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लायल सेल्स? द बेसिक फंक्शन क्या ध्यान में आता है ग्लायल सेल सुनते ही? मैम ये डेड सेल का सफाया करती हैं. राइट, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन. तो बेसिकली ये सपोर्टिंग सेल्स है, न्यूरॉन के आसपास रहते हैं, राइट? न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एक जगह रखने में मदद करते हैं, माइलिन शीथ बनाने में मदद करते हैं. एंड जैसे कि आपने कहा कि वहां पे अगर कोई डेड न्यूरॉन होंगे उनको भी हटाते हैं वहां से, राइट? तो दे आर वेरी हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग सेल टू न्यूरॉन सेल्स. Now, we also need to study about the type of glial cells. So, we have basically two major systems. In when we talk about nervous system, we have two major systems. One is central nervous system, another is peripheral nervous system. Central nervous system, I guess you all know, which is associated with our brain and the spinal cord. Yes, ma'am. And the peripheral nervous system, rest of the body, right? Yes, ma'am. इतना तो पता होगा सबको, राइट? ठीक है, तो even the glial cells, types of glial cell have been divided into two parts. Like the central nervous system has its own glial cell and peripheral nervous system has its own glial cell. So within central nervous system, there are four important glial cells. First is ependymal cells. Ependymal cells, ये epithelial cells की तरह ही होते हैं. And they are found in ventricles of brain and spinal cord. They have role in CSF homeostasis. Now, what is CSF? Cerebro spinal fluid. इसको हम बोलते हैं CSF. तो ये CSF के होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है. Now, what is this fluid? Cerebrospinal सिस्टम में आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मतलब उनकी लेयरिंग में होता है, राइट? एंड दिस पर्टिकुलर फ्लूइड प्रोवाइड बॉयंसी टू योर ब्रेन. उसको शॉक से बचाता है. वहां पे वो फ्लूइड प्रोटेक्शन के लिए होता है हमारे ब्रेन की, हमारे स्पाइन की, राइट? तो उस फ्लूइड का होम्योस्टेसिस मेंटेन एपेंडाइमल सेल्स करते हैं. एंड इट हैज आल्सो रोल इन ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड इट क्लियर वेस्ट फ्रॉम ब्रेन. तो वहां से ब्रेन से भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूवल में भी हेल्प करते हैं. दैट इज द फंक्शन ऑफ एपेंडाइमल सेल्स. तो इसमें जो डिस्टिंक्ट है वो है CSF. ये आपको जो ध्यान में रखना है अच्छे से. देन एस्ट्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर लाइक प्रेजेंट इन अबंडेंस. बहुत सारे होते हैं एस्ट्रोसाइट्स. ग्लायल सेल्स हैं, अ टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स which are present at least 5 times of your neuron. मतलब जितने न्यूरॉन्स हैं उसके 5 गुना एस्ट्रोसाइट्स मौजूद रहते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट? नाउ वन ऑफ द मेजर फंक्शन इज टू produce blood brain barrier, BBB. Blood brain barrier. Anyone knows already what is blood brain barrier? पता है किसी को?
ओके, सो ब्लड ब्रेन बैरियर इज बेसिकली अ लेयर, ठीक है। लेयर कहाँ पर है? इट इज अ लेयर इन योर ब्रेन, ब्रेन के तरफ लेयर है विच एक्चुअली प्रोटेक्ट योर ब्रेन फ्रॉम फॉरेन इन्फेक्शंस। बाहर से जो भी इन्फेक्शन आ रहा है या समथिंग हार्मफुल इज कमिंग, तो ब्लड ब्रेन बैरियर वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एंड also regulate blood flow in your brain, transfer mitochondria to neurons. Neurons में mitochondria भेजते हैं, ठीक है। mitochondria का बेसिक फंक्शन पता है ना? Yes, ma'am. It is the powerhouse of the cell. राइट, तो न्यूरॉन्स को भी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में भी तो सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। देन इट सप्लाई बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने पढ़े थे, जो न्यूरॉन के अंदर ही तो बनते हैं, रिमेम्बर? यस मैम, तो यस मैम, वहां उसका न्यूरोट्रांसमीटर बनने के लिए कुछ तो बेसिक भी चाहिए होगा ना, मटेरियल। तो वो बेसिक मटेरियल, बेसिक सब्सटेंस एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्डिंग ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर जिस चीज से बनेंगे, जिन पार्टिकल से, वो एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। जो भी केमिकल फॉर्मूला है, कोई भी अमाइनो एसिड होगा या प्रोटीन का यूनिट होगा, वो एस्ट्रोसाइट देता है। देन अगेन न्यूरल मेटाबॉलिज्म एंड इट ऑल्सो फैगोसाइटोसिस, साइनेप्सिस एंड क्लियर डेब्रिस। इसका क्या मतलब है? फैगोसाइटोसिस समझते हो आप लोग? फैगोसाइटोसिस फेज से बना ये वर्ड। इट इज, जहां पे भी कभी भी कोई वर्ड पढ़ रहे हो ना जहां पे फेज आ जाए, ठीक है, या जैसे ये है फैगोसाइटोसिस, तो फेज से फैगो बना है। साइटोसिस इज सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे फैगो मीन्स खा जाना, ठीक है। फैगो इज खा जाना यहाँ पे। तो फैगोसाइटोसिस द साइन, कौन से साइनेप्सिस तो वर्किंग नहीं है, जो साइनेप्सिस। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैं उसकी फैगोसाइटोसिस की बात कर रहे थे ना। हाँ जी, तो एनगल्फिंग सेल्स जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है मैम, जो एनगल्फ करती है, फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? एनगल्फ करती है, जो भी कोई बाहर से हाँ। जो भी आ रहा है, राइट, हाँ, एनगल्फ कर देती है, बाहर से कुछ आ रहा है उसको एनगल्फ कर देती है, सही कह रहे हो। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ना मैम। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात नहीं कर रही मैं अभी क्या बता रही हूँ, जो एस्ट्रोसाइट का फंक्शन बता रही हूँ अभी मैं। और मैंने बोला कि ये फैगोसाइटोस भी कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है मैम। ये वर्ड मैं समझा रही थी, फैगोसाइटोसिस। तो ये साइनेप्सिस को फैगोसाइटोस कर लेते हैं। कौन से साइनेप्सिस? जो काम के नहीं है अब, ओके, ठीक है। मैम, ठीक है। जब स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने यार, अमीबा का डिवीजन सेल साइकिल नहीं पढ़ते हम लोग, अमीबा का? यस मैम, यस मैम, उसमें पढ़ा हम ये टर्म पढ़ते हैं, आई गेस, पढ़ा है मैम, लेकिन अभी ध्यान नहीं आया था। है ना। न्यूट्रिशन में, अमीबा के न्यूट्रिशन में हम ये पढ़ते हैं, वो फैगोसाइटोस कर लेता है खाने को अपने, यस मैम। कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शन हो गए। देन ओलिगोडेंड्रोसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन है माइलिन शेथ बनाना, ठीक है। माइलिन बनाता है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइलिन प्रोडक्शन करता है। माइलिन यू ऑल नो ना? माइलिन तो याद होगा ना सबको, लास्ट क्लास में पढ़ा था मैम, जो न्यूरॉन Yes, को ma'am. कवर करती है। यस मैम। हाँ, जो देन माइक्रोग्लाया, ये इम्यून सेल्स होते हैं, अगेन ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। कुछ भी फॉरेन हार्मफुल मटेरियल आ रहा है उससे लड़ाई करने में, उसको खाने में, या इम्यूनिटी के नए सेल्स बनाने में, ज्यादातर ये खा जाते हैं। जो भी फालतू हार्मफुल फॉरेन मटेरियल आते हैं ना, उसको खा लेते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंड यही डैमेज न्यूट्रॉन, जो न्यूरॉन डैमेज हो चुके हैं ना, उनको भी रिमूव कर देते हैं।
ठीक है. Then you have peripheral nervous system में satellite cells and Schwann cells. Schwann cells are equivalent to oligodendrocytes. Why? Because even they form myelin. इनका काम भी myelin बनाने का है. But कहाँ? PNS में. The only difference between Schwann cell and oligodendrocyte is their location. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की माइलिन प्रोडक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे पीएनएस के न्यूरॉन्स की माइलिन प्रोडक्शन की बात हो रही है. ये क्लियर है? ये एग्जाम में आता है आपके. Yes, ma'am. ठीक है. देन यू हैव सैटेलाइट सेल. सैटेलाइट सेल्स ज्यादातर आपके सबसे ज्यादा पाए जाते हैं गैंग्लियाज में. नाउ व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया पता है किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारी न्यूरोनल बॉडीज होती हैं उसको हम गैंग्लिया कहते हैं. मैम ये ग्लियल सेल का गैंग तो नहीं है? नहीं नहीं, ग्लायल सेल का नहीं है. जहाँ पे न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे. ओके मैम, ओके मैम. ग्लायल सेल का तो काम है ना न्यूरॉन के आसपास रहना. यस मैम. हाँ, तो जहाँ पे गैंग्लियाज होते हैं ना उसके आसपास सैटेलाइट सेल्स काफी ज्यादा मात्रा में. मेजर रोल होता है सेंसरी मतलब सेंसरी फंक्शंस में. तो ऑफ कोर्स जो हमारा पीएनएस है इट इज ऑल अबाउट द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है. और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो न्यूरॉन सिस्टम, जो न्यूरॉन का कम्युनिकेशन चल रहा है इट इज मोर ऑफ सेंसरी इन नेचर. करेगा ना? यस मैम. है ना. मैंने कुछ हॉट पैन टच किया, गर्म था, जल गया, एकदम से मैंने उंगली पीछे करी. व्हाट आई एम डूइंग? सेंसरी न्यूरॉन का रोल है कि नहीं? यस मैम. यस मैम. ठीक है. तो गैंग्लियाज जो है वहां पे सैटेलाइट सेल पाए जाएंगे ज्यादातर और इनका रोल आएगा सेंसरी फंक्शन में हेल्प करते हैं ये. और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं. जो न्यूरॉन पढ़ते हैं उसकी जो सेल बॉडी होती है, इफ यू रिमेम्बर, ये जो सेल बॉडी होती है ना, ये पूरी सेल बॉडी है, तो इसको कवर कर लेते हैं सैटेलाइट सेल्स पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. और इसका एक और नाम भी है सैटेलाइट सेल का, दैट इज एम्फीसाइट्स. एम्फीसाइट्स. ठीक है. इज इट क्लियर अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल? यस मैम. Okay. Then we have to cover the types of neurons also. So as you can see here, there are 4 structures, right? So on the basis of structure, there are 4 types of neurons. So on the basis of structure, अभी हम बात कर रहे हैं 4 categories. One is multipolar. Now, why sorry. Why multipolar? As you can see in the structure, this particular neuron has 2 poles. Pole number 1, pole number 2. 2 poles are visible here. मतलब like, मतलब the major ऐसा. Not exactly poles. मैं गलत term use कर गई. But देखने में लग रहा है अभी. ठीक है. सिमिलरली आपको सब सेल्स में कुछ कुछ डिफरेंस नजर आएगा. अब आप इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, राइट? यस मैम. और जहां इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके जाती है, जो एंड टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे वो ये उनका टर्मिनल एंडिंग, ये ऐसे जाती है इंफॉर्मेशन, राइट? तो मल्टीपोलर एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे रिसीविंग एंड है. देख रहे हैं ना? देयर आर नंबर ऑफ रिसीविंग एंड्स हियर. ठीक है. देने वाला यहाँ पर भी देयर आर नंबर ऑफ गिविंग एंड्स आल्सो. ठीक है. मतलब न्यूरॉन है वो ऐसे ले भी रहा है बहुत सारे एंड से और दे भी रहा है बहुत सारे एंड्स को. ठीक है. दैट इज मल्टीपोलर. अभी अगर हम बात करते हैं यूनिपोलर, यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर में आप ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें कोई डेंड्राइट ही नहीं है यहाँ पे. कुछ रिसीविंग नहीं है यहाँ पे, और बस यहाँ पे गिविंग का है. लेकिन
ठीक है, तो दिस इज सिंगल पोल। अभी इनका फंक्शन भी समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देन यू हैव बायपोलर सेल्स, राइट। बायपोल में सेल बॉडी तो ये रही, लेकिन ये रहा रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा है, ये रिसेप्टर है और ये ट्रांसमीटर है, टर्मिनल वाला जो होता है। तो इसलिए इसको बोला गया है बाइपोलर पोल्स, वन इज रिसीविंग वन इज गिविंग वाला। देन यू हैव सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब फॉल्स, False. जो होता नहीं है पर लगता है, ठीक है। यूनिपोलर, अब उनको ये लग रहा है यूनिपोलर है देखने में, इसलिए लिखा है सूडो यूनिपोलर। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द सिंगल ये सेल बॉडी, ठीक है। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक डिल्यूजन कह सकते हो, ठीक है। सॉरी डिल्यूजन नहीं, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये सिंगल हेड दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, तो ऐसा लग रहा है सिंगल पोल है, जबकि रियलिटी ऐसी है नहीं। अल्टीमेटली इट इज डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट पोल्स। इसमें से भी एक लेता है और एक देता है। दिस इज सूडो यूनिपोलर which looks like unipolar because of this single head यहाँ पे। तो this is just on the basis of structure, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। Now we have also types of neuron on the basis of function. अभी ये structure differences थे, now we'll understand the functional types. Now what are the functional types? जो अभी हमने multipolar पढ़े हैं, ठीक है। Now multipolar are generally present in your motor neurons. Motor neurons. Can you guess why? Multipolar motor neuron के साथ कैसे connected है? Can you make sense out of this? सोचो एक बार। मैम मतलब कैसे, क्या इसमें क्या देखना है? फंक्शन की बात कर रही हूँ। अभी आपने एक टाइप ऑफ न्यूरॉन समझा जिसका फंक्शन, जिसका स्ट्रक्चर था मल्टीपोलर। बहुत सारे हाथ हैं लेने वाले, बहुत सारे हाथ है देने वाले, ठीक है। यस मैम। अब मैंने बताया फंक्शनली ये न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन्स में होते हैं, मतलब इस टाइप के न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स में। तो क्या आप मोटर न्यूरॉन और इसका जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है आपस में जोड़ सकते हो? कैसे? मोटर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनी आइडिया? नाम से आइडिया लगाओ ना। मोटर मीन्स मैम पेशी है। हाँ मैम पेशी है, मोटर। मैं समझी नहीं, क्या बोला आपने? हम जैसे मतलब पेशी होते हैं ना, मांसपेशियां, उनसे हाँ रिलेटेड। हाँ हाँ, मांसपेशियां यानी कि मसल्स। मैम मतलब मूवमेंट, हाँ जी हाँ जी, मतलब मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेटेड है। राइट, मसल मूवमेंट। अभी सही बोल रहे हो सब लोग, ठीक है। हमारे मसल्स में होते हैं ना मोटर न्यूरॉन, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी की मूवमेंट मोटर न्यूरॉन की वजह से तो होती है। हाँ जी मैम। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? हमारे यहाँ से सिग्नल लेते हैं यस मैम। डेंड्राइट के थ्रू, यस मैम। ठीक है। अब सिग्नल लेने के बाद मेरे, अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, मैंने हॉट पैन टच किया है ना, तो अल्टीमेटली जो हॉट पैन टच करते ही मैं हाथ पीछे खींचा, टच किया था, तो सिग्नल पहले ब्रेन में जाएगा ना। यस ऐसे मैम। काम करते हैं, रिले मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना हम लोग। यस मैम। Yes, ma'am. पहले मैंने सेंस किया, फिर वो ब्रेन में गया, फिर वो ब्रेन से मोटर पे आएगा, और फिर ब्रेन ने मोटर को सिग्नल करा, और फिर मैं हाथ पीछे खींचूंगी। ऐसी होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी समझ आया? तो जो ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन से सिग्नल ले रहे हैं ना, यहाँ से सारे सिग्नल्स ले रहे हैं। ये जो पार्ट है हमारा,
ये ब्रेन से सिग्नल ले रहा है सारे, ठीक है। और जी मैम। कहाँ दे रहा है? हमारी बॉडी को, मूवमेंट के लिए, ठीक है। यस मैम। ये हमारी बॉडी में Yes, थ्रू आउट ma'am. प्रेजेंट है, हमारी लेग मूव करती है, हमारे हाथ मूव करते हैं, तो हर जगह मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो वो सिग्नल लेते रहते हैं और आगे देते रहते हैं, इसलिए वो मल्टीपोलर होते हैं। कुछ आया समझ? ओके, अच्छा मैम, ये जो Yes, ma'am. स्ट्रक्चर है, हम्म, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है? हाँ अच्छा मैम, मुझे ऐसा लगता था कि ये ना एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, और मतलब जो हम एक डायग्राम पढ़ते हैं दैट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, बाकी ये बना। यही तो, अच्छा हम डायग्राम भी तो यही पढ़ते हैं, मल्टीपोलर वाला। मैम, मतलब ये मैम जो बाकी के यूनिपोलर और बाइपोलर, हाँ, अभी ये भी समझ में आएंगे आपको कैसे। जैसे मैम ये मल्टीपोलर नॉर्मल ही है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है मैम ये? सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छा, ऐसा होते हैं, न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, क्योंकि Okay, हम ma'am. ज्यादातर मल्टीपोलर वाला पढ़ते हैं, क्योंकि वो बॉडी में एक तो वाइड स्प्रेड है, प्लस उसकी यूटिलिटी ज्यादा है ना। ओके मैम, ओके मैम। तो यूनिपोलर की अगर हम बात करें, यूनिपोलर, हाँ, तो यूनिपोलर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है। ओके मैम। अब बताओ कैसे? मैम मतलब जो सेंसेस होंगी वो यूनिपोलर के थ्रू आएंगी? हाँ, जब हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, जब अगेन Yes, ma'am. मैंने आग में हाथ डाला और एकदम जब वो हीट रिसीव करी है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होएगा ना, यस मैम, और मैम वो Yes, यूनिपोलर ma'am. का पार्ट हो जाएगा ना वो फिर? यूनिपोलर वाला न्यूरॉन होगा जो रिसीव करता है, सेंसरी ठीक है। वाला जो रिसीव करता है। मैम लेकिन यूनिपोलर में डेंड्राइट्स नहीं होते हैं? क्या नहीं होता? डेंड्राइट्स यूनिपोलर में? नहीं, मतलब अलग से डेंड्राइट्स नहीं है उसमें, वो उसका एक ही पोल है, सिंगल ही पोल है, जो सेल बॉडी है वो ही वो ही रिसीव कर रहा है। हाँ, signals को। ठीक है मैम। ठीक है। यस मैम। देन okay, then we have this bipolar, as you can see here, एक सेंसरी रिसेप्टर है, ये तो है ही हमारे टर्मिनल्स, सेल बॉडी बीच में है, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये इंटरन्यूरॉन का काम करती है। अब ये इंटरन्यूरॉन क्या होता है? इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। इसका काम है बेसिकली आपकी मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करना। आया समझ? इट इज कनेक्टिंग सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आई, यस ठीक है, मैम। उसको मोटर से जाना है, एंड में तो मोटर से जाना है ना, सेंसरी से मैंने रिसीव Yes, किया yes, ma'am. इंफॉर्मेशन और मोटर के थ्रू आगे जाएगी अब वो। लेकिन ये सेंसरी और मोटर को जोड़ने के लिए भी तो बीच में एक न्यूरॉन चाहिए, यस मैम। इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराने के लिए भी तो बीच में एक न्यूरॉन चाहिए, वो इंटरन्यूरॉन है, वही हमारी ये बायपोलर वाली न्यूरॉन है, जो एक जगह से लेगी और दूसरी जगह देगी। यस मैम मैम। तभी ये रिसीविंग और गिविंग है ना, मतलब? हाँ, ये यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर है ना, यस मैम। तो ये इससे लेगी, मतलब यहाँ से इस वाली से लेगी इंफॉर्मेशन, है ना। एंड देन फाइनली इसके थ्रू किसको देगी? इसको देगी, मल्टीपोलर वाले को, मल्टी, यस मैम। ठीक है। ये हमारे स्पाइन, इसका लोकेशन वो स्पाइन के पास होता है, क्योंकि ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन कनेक्टेड रहती है ना। तो when we receive information at one end, then it goes into brain, then relay neuron, interneuron के through it goes back to the motor neuron, सिग्नल जाता है यस मैम। और फिर हम हाथ पीछे खींचते हैं। और ये अपने 10th बेसिक क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, ये 9th 10th में भी आता है, यस मैम, मैम पढ़े हैं लेकिन एक्शन पढ़ते हैं।
यस मैम, पढ़ा है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, और इनके बीच में एक रिले न्यूरॉन है। ये भी लिखा था डायग्राम में बुक की, मुझे याद है, एनसीईआरटी की। भूल गए यस मैम। मैम। ठीक है यस मैम मैम। इसको कुछ रिले सेंटर भी कुछ बोलते हैं क्या? ऐसा रिले सेंटर, कौन सा? हाँ, रिले सेंटर, रिले न्यूरॉन बोलते हैं इसको, रिले सेंटर भी बोल एक सकते हैं। कुछ ऐसा ऐसा भी आता है मैम। मैम मतलब बेसिकली इट इज वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द टू, राइट? राइट हाँ, राइट दैट इज द राइट मेन राइट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यस मैम। राइट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज। तो स्ट्रक्चर वाइज तो हमने 4 पढ़े, फंक्शन वाइज हमने 3 पढ़े, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में यही 3 होते हैं बेसिकली। सूडो यूनिपोलर इज यूनिक, ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, वो एनिमल्स वगैरह में होता है, जहां तक मुझे याद है। एक मिनट, हाँ, एक चीज जहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मैम वीडियो पॉज हो गया आपका? अच्छा, नहीं नहीं, चालू है। मैं पॉज हो गई। हाँ। हाँ, मैं एक्चुअली आई लेट यू नो, एक कंफ्यूजन जो मुझे खुद को आ रहा है, तो वो ये कि एक यूनिपोलर है, एक सूडो यूनिपोलर है। एक्चुअली एट प्लेसेस हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों के फंक्शन सेम है। मतलब जैसे यही जो आपको लग रहा है, जो यूनिपोलर है, यही सूडो यूनिपोलर में क्रिएट हो रहा है। मतलब ये जो ब्रांच आ रही है, अगर इसके 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं तो ये सूडो यूनिपोलर बन जाता है। ठीक है। और इसमें भी ये एक रिसीविंग एंड होता है और एक गिविंग एंड होता है, राइट। और इसका काम भी यही है जो इसका काम है यूनिपोलर में, जो हमने पढ़ा। तो ये भी सेंसरी न्यूरॉन का ही काम करता है। तो मैं भी एक बार चेक करूंगी, आप भी चेक करना, क्योंकि मुझे जो मैंने पहले पढ़ा था उसके हिसाब से यही ध्यान आ रहा है कि ये वाला यूनिक रहता है। बस आई नीड टू चेक इट अगेन एक बार ना, तो आई लेट यू नो वो ये वाला पार्ट, कि ये वाला यूनिक होता है कि ये वाला यूनिक रहता है, कि व्हाट्स द डिफरेंस, क्योंकि फंक्शन दोनों का सेम है। ये भी सेंसरी है, वो भी सेंसरी है। ठीक है। तो वो ये कंफ्यूजन वो अटक रहा था माइंड में, वो सोच रही थी मैं उस बारे में। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। This so we have done. Okay. Now we are proceeding to neurotransmitters, another topic. Neurotransmitter you all know na abhi? Signaling molecule? यस Right. मैम। Okay, so basics you all know. Neurotransmitters are basic signal molecule.
which is secreted by one neuron to affect another neuron. Cell मतलब communication के लिए neurotransmitter का use किया जाता है. They are chemical messengers. ठीक है. And एक्सॉन टर्मिनल से वो रिलीज होते हैं, हमने पढ़ा था जिस तरीके से सिनेप्टिक वेसिकल्स में से, राइट. एंड देयर आर आफ्टर डिलीवरिंग देयर मैसेज एक्चुअली दे आर क्लियर्ड फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या होता है ना, अपना मैसेज देते हैं वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब आते हैं अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को देते हैं और उसके बाद वहां से वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं. एंड देयर आर 3 वेज कैसे गायब होते हैं. वन इज टू फेड अवे, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो वो सेल में अपने पुराने प्री सिनेप्टिक सेल में या तो वापस से डिफ्यूज हो जाएंगे या उस सिनेप्टिक स्पेस में डिफ्यूज हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, खो जाएंगे. दूसरा है वापस से रीअपटेक हो जाएगा, उनका जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था वो उनको वापस ले लेंगे. वहां पे कुछ ऑलरेडी हमने पढ़े थे ना, देयर आर सर्टेन ओपनर्स, सेल के जो मेम्ब्रेन है वहां पे कुछ अलग से सेल ओपनर्स लगे हैं जो रीअपटेक कर लेते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स को. ठीक है. थर्ड टाइप इज कि जो न्यूरॉन होता है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसी एंजाइम के रिलीज होने से, किसी एंजाइम की मदद से वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे ताकि रिसेप्टर सेल, जो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर है, जो पोस्ट सिनेप्टिक उसका जो रिसेप्टर है वो उस न्यूरो ट्रांसमीटर को पहचान ही ना पाए, बाइंड ही ना कर पाए. तो हम क्या होता है, हम नहीं कर रहे, ये सब नेचुरली हो जाता है, या तो वो न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं ताकि उसको वो रिसेप्टर सेल पहचान ना पाए. तो देयर आर दीज 3 वेज कि अपना मैसेज दे दिया, उसके बाद वो कैसे वहां से दे जस्ट वैनिश. ठीक है. ओके. Now there are specifically 3 types of neurotransmitters. One is excitatory, another is inhibitory, and third is modulatory. Excitatory neurotransmitters are the one which basically excite or stimulate the other neuron. ठीक है. जो दूसरा न्यूरॉन है, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वो उसको स्टिमुलेट करेगा, मैसेज को आगे देगा. न्यूरोट्रांसमीटर्स को मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर जब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड करेगा तो उसको वो ट्रिगर कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा. ठीक है. दैट इज एक्साइटेटरी. इनहिबिटरी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल एक तरीके से रोक देगा. जब वो दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके बाइंड होगा तो उस न्यूरॉन का फंक्शन रोक देगा, इनहिबिट कर देगा वो. ठीक है. Then you have modulatory neurotransmitters. So ये क्या करता है, again it just change or adjust how your cells communicate at the synapse. यानी कि मॉड्यूलेशन कर रहा है, कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ चेंजेस ले आता है. जो इफेक्ट एक नॉर्मली न्यूरोट्रांसमीटर का होता है, लाइक एक्साइटेटरी का या इनहिबिटरी का, तो मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कुछ चेंजेस कर देता है. ठीक है. तो बहुत सारे न्यूरॉन्स उससे इफेक्ट हो जाते हैं. सिनेप्टिक जो रीजन है आपका 2 न्यूरॉन के बीच में, वहां पे कुछ केमिकल चेंजेस कर देता है. उससे उस एरिया में जितने भी न्यूरॉन्स आएंगे ना, वो सारे इफेक्ट हो जाते हैं. तो मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे इफेक्ट करता है ऑन अ लार्जर ग्राउंड. सो वी हैव excitatory neurotransmitter, for example acetylcholine, which is quite famous. Acetylcholine, it is found mostly in neuromuscular junction. ये आपको पता होना चाहिए. Acetylcholine neuromuscular junction पे है ना. Neuromuscular junction you understand ना, muscles, neuron and muscles. Yes ma'am. हाँ, वहां पे पाया जाता है. स्टिमुलेटिंग है, एक्साइटेटरी यूनो ना, इसका मतलब स्टिमुलेटिंग है ये. तो यानी कि ये मसल्स एक्शन को स्टिमुलेट करता है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस किससे रिलेटेड है हमारे ब्रेन में, कौन से फंक्शन से? सब मैम मेमोरी से. मेमोरी से. इट इज सो, क्योंकि ये हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है, सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग एंड मेमोरी ऑल्सो. लो लेवल एसोसिएटेड विद, जब एसिटाइलकोलिन का हमारे बॉडी में लो लेवल होता है या ब्रेन में लो लेवल होता है, इट इज associated with dementia and Alzheimer's disease. तो पाया गया है, इन पेशेंट्स में पाया गया है कि एसिटाइलकोलिन वाज इन रिड्यूस्ड अमाउंट. और जब किसी को डिप्रेशन होता है तब भी एसिटाइलकोलिन तब हाई लेवल में पाया जाता है, बहुत ज्यादा.
ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, ग्लूटामेट, ये भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इट इज फाउंड इन ग्लाइयल सेल्स, central role in fundamental brain functions including synaptic plasticity. Synaptic plasticity आइडिया है आपको? ऑल्दो हम पढ़ेंगे, इसकी क्लास होगी सेपरेटली, बट स्टिल इट इज जस्ट आपका जो न्यूरल कनेक्शन है ना दो न्यूरॉन के बीच में, उसको जब चेंज करते हैं उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। सिनेप्सिस से रिलेटेड जो चेंजेस जब हम जैसे और इलेक्ट्रिसिटी का भी काम है जब स्पार्क। हम, हाँ सुनो, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी मतलब जब हम कुछ नया सीखते हैं ना तो उसके नए सिग्नल बनते हैं ना माइंड में। यस मैम, यस मैम। साइकिल चलाना सीखेंगे तो एक नया सिग्नल बनेगा, एक दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, तो महीना भर चलाने में फिर हम सीख जाएंगे और उसका एक पूरा पैटर्न बन जाएगा। उसके बाद हमें एफर्ट नहीं लगेगा उसको चलाने में, क्योंकि उसका एक नया पैटर्न बन गया है। यस मैम, न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना है आपने? यस मैम, सुना है। हाँ, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूरॉन प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसकी वजह से तो हम अडेप्ट कर पाते हैं। उसी की वजह से उम्मीद रहती है कि हम मतलब कोई भी एज हो जाए हम चेंज हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं हमारे अंदर इफ वी प्रैक्टिस। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली द न्यूरल पैटर्न कैन बी चेंज्ड, उसको चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा ना कि जो एक बार हो गया तो हो गया, या जो आदत बन गई तो बन गई, उस आदत को बदला जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ग्लूटामेट का भी रोल रहता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। क्यों बात कर रहे हैं हम इसके रोल की? क्योंकि ग्लूटामेट का रोल रहता है नए न्यूरल नेटवर्क्स बनाने में, बिल्डिंग न्यूरल नेटवर्क्स, नए न्यूरल नेटवर्क्स बनाना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, आप नया नया साइकिल चलाना सीखोगे तो एक नया न्यूरल नेटवर्क बनेगा ना, ग्लूटामेट विल हेल्प इन दैट। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में बच्चों में इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। या फिर जब रिपेयर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिपेयर की जरूरत है वहां पे, तब भी इसका रोल रहेगा। लो लेवल्स आर एसोसिएटेड विद, जब ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन लो होता है, इट इज एसोसिएटेड विद इंसोम्निया, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, मेंटल एग्जॉशन। ठीक है, नींद नहीं आती है, थक जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने में इशू है, यानी कि ग्लूटामेट लेवल्स लो है उस वक्त। हाई लेवल्स आर एसोसिएटेड विद न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस लाइक पार्किंसन, हंटिंगटन। इन सब डिजीजेस में देखा गया है कि एक्सट्रीमली हाई ग्लूटामेट हो जाता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव अमाउंट। मैम जैसे ये एल्जाइमर की जो डिजीज है उसमें भी तो ये इसका ही रोल प्ले होता होगा। एल्जाइमर में तो हम भूल जाते हैं ना मैम, उसमें भी तो न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है। न्यूरॉन्स डीजनरेशन एल्जाइमर में हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, हाँ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी। हाँ, यस मैम, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज की बात कर रहे हैं तो यस इट कैन बी, जहां पे भी आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं वो इट कैन बी। ठीक है, बस ये याद रखना, ग्लूटामेट के हाई होने से ये डिजीजेस हो रही है, एसिटाइल कोलिन के लो होने से ये डिजीजेस हो रही थी। मैडम इसका ट्रीटमेंट इज थ्रू मेडिकेशन ओनली, राइट मैम? यस, इसमें थेरेपीज काम नहीं करेगी ना मैम? नहीं नहीं, ये नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, इट इज वाइस वर्सा। जैसे कि एक तो है मेडिकेशन की दवाइयां दे के हमने उस चीज को एनहांस करा, जैसे डिप्रेशन होता है तो सेरोटोनिन रिलेटेड दवाइयां मिलती थी पहले, अभी मुझे नहीं पता उनका केमिकल फॉर्मूला अभी क्या है, बट पहले सेरोटोनिन से रिलेटेड होता था। ठीक है, तो दैट इज केमिकली, आप एंजाइटी की भी दवाइयां मिलती है अभी भी, जो केमिकली आप चेंज करते हो यहाँ से ताकि वो थोड़ा रिलीज हो जाए, कम हो जाए। लेकिन सपोज आप कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज ले रहे हो, आप योगा ले रहे हो, ठीक है, या कोई और प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हो, या थेरेपी ले रहे हो, तो थेरेपी से जो आपके ब्रेन में चेंजेस आएंगे उससे आपके न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रीशन या नॉन सिक्रीशन पे भी तो फर्क पड़ेगा।
मैम पर जैसे मान लीजिए डिमेंशिया है और डिमेंशिया में लाइक मेडिकेशन का ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकेशन के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है, बट इसमें कैसे होगा मैम, लाइक थ्रू थेरेपीज अच्छा, मतलब? यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डिजीज. हाँ, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैंने डिमेंशिया लिया तो ओके, सो यू इफ यू आर सेइंग अबाउट डिमेंशिया, जो कि प्रॉपरली डिक्लेयर्ड डिसऑर्डर ही है कि हाँ चलो ये बीमारी हो गई है अब, तो वहां पे तो मेडिकेशन अल्टीमेट मतलब चाहिए ही चाहिए. ठीक है. हाँ आई वॉज हाँ टेलिंग यू इन जनरल, सपोज मुझे लग रहा है, अच्छा मेरा लग रहा है ग्लूटामेट लेवल लो है, दैट डजंट मीन दैट आई ऑलवेज नीड अ मेडिकेशन. या ये भी होता है ना कभी कभी, इवन एक अच्छे हेल्दी हैबिट से बहुत बड़े बड़े डिजीज रिवर्स हो जाते हैं. ओके ओके पीसीओडी है, अच्छा हेल्दी हैबिट आप फॉलो करते हो, रिवर्स हो जाता है. जबकि पीसीओडी में पूरा हार्मोनल अप एंड डाउन रहता है बॉडी का. सिर्फ दवाइयां पीसीओडी की लोग लेते हैं बट उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन वंस दे फॉलो अ वेरी गुड हेल्थ डाइट एक्सरसाइज एवरीथिंग, तो उनके हार्मोन्स रेगुलेट होने लगते हैं वापस से. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रही थी कि इट इज वाइस वर्सा, बोथ वेज. ओके मैम. एंड मैम एक और क्वेश्चन, लाइक डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स, ये दोनों भी लो मेमोरी वाली है ना, कि उसमें मेमोरी डिटीरियोरेट होने लगती है, हाँ हाँ, the राइट राइट. person is not able, dementia is also the same मैम? डिमेंशिया इज आल्सो द सेम, राइट. मतलब मेमोरी से एसोसिएटेड है दोनों. एंड मैम और वो पिक्स डिजीज जो होता है मैम, इट इज डिफरेंट? हाँ, पिक्स डिजीज. पिक्स मेरे को नाम नहीं आ रहा अभी उसका. पार्किंसंस. सॉरी. पार्किंसंस डिजीज अच्छा, मैम. पार्किंसन इज डिफरेंट ना. अच्छा, पार्किंसन में वो हाथ पैर हिलाने वाला प्रॉब्लम है. दैट इज मोटर स्किल्स के ऊपर है. मोटर, दैट इज मोर ऑफ मोटर हाँ, and dementia and Alzheimer's is related to memory, मेमोरी. which is getting worse day हाँ, by day. मतलब वो कॉग्निशन रिलेटेड है और पार्किंसन इज मोर ऑफ बॉडीली रिलेटेड ना. तो मैम इसके लिए भी थेरेपीज है which is working with the medication and simultaneously. साइमल्टेनियसली तो चलता ही होगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ तो थेरेपीज चलती ही होंगी. Okay मैम, okay, thank you. मतलब these are not psychological disorders, these are like more of, क्या बोलते हैं, डिजीजेस जैसा हो जाता है ना ये तो. देन वी हैव एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स. लो लेवल आर एसोसिएटेड विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन. तो जब एपिनेफ्रिन की कमी होती है हमारे अंदर, ठीक है, तो इट इज एसोसिएटेड विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन. बट व्हेन इट इज वेरी वेरी हाई, इट इज एसोसिएटेड विद स्लीप डिसऑर्डर्स एंड हाइपरटेंशन. तो इसका लो होना भी हमारे लिए खतरनाक है और ज्यादा होना भी, एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन यू हैव एड्रेनलिन रश, आपने सुना होगा ना. यस मैम. लोग जाते हैं ऊपर स्काई डाइविंग करने, कूदने, टू हैव दैट एड्रेनलिन रश. यस मैम. मैम ये शायद वन ऑफ द हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं ना इसको. हाँ, ट्राइनऑक्सीटोसिन प्लेजर हार्मोन, प्लेजर हार्मोन. यस मैम. Histamine, located in the nucleus of posterior hypothalamus, has wake promoting functions, reduces seizure activity. Low levels are associated with convulsions and seizures. तो जब histamine का level कम होता है तो it can result into seizures. ठीक है. High levels are associated with addictive behavior, insomnia, neurodegenerative diseases again. तो इसका जब हाई लेवल हो जाता है तो ये एडिक्टिव बिहेवियर में और इंसोम्निया में और अदर डिजीज में पाया जाता है. Then you have dopamine, which is quite famous, but dopamine has both excitatory and inhibitory effects. It is associated as a reward mechanism. कहते हैं ना डोपामिन रश भी होता है, मतलब कुछ अच्छा खाते हैं तो हमें लग रहा है अरे डोपामिन रिलीज हो रहा है. कुछ इफ यू आर एंजॉयिंग अ मूवी तो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना. यस मैम. तो इट्स अ फील गुड फैक्टर अगेन. लोकेशन है इसका सब्सटेंशिया नाइग्रा, अगेन ये ब्रेन के पार्ट्स का नाम है.
ventral tegmental area, we'll study all these in brain. Then hypothalamus region, it plays an important role in memory, movement, motivation, mood and attention. इन सब में जब डोपामिन का लेवल लो होता है तो it is associated with hand tremors, loss of balance and coordination, restless leg syndrome, depression, schizophrenia and ऐसी आ जाएंगी. तो डोपामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कम हो जाता है तो हम अपना बॉडी का बैलेंस तक लूज करने लगते हैं. ठीक है. हाई लेवल, अगर डोपामिन का बहुत ज्यादा लेवल आ जाए, बहुत ही डोपामिन हाई हो जाए हमारी माइंड में, ब्रेन में, तो इट इज एसोसिएटेड विद एग्रेशन, लो इम्पल्स कंट्रोल. ठीक है. इम्पल्सिव बिहेवियर रोक ही नहीं पा रहे हम अपना. एडीएचडी, एडीएचडी यू ऑल नो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव. जब बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है यानी कि डोपामिन बहुत हाई है उसका. बिंज ईटिंग, अगेन इम्पल्सिव ईटिंग हो गया ना, बिंज ईटिंग. एडिक्टिव बिहेवियर्स, चाहे वो गैम्बलिंग क्यों ना हो, तो एनी काइंड ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर. ठीक है. तो सब लोग करते हैं एडिक्शन इसलिए वो डोपामिन रश रहे, ताकि हर वक्त डोपामिन हाई रहे. ठीक है. तो बट excess of everything. Ma'am, addiction will include the drug abuse thing also. हाँ, it will include substance abuse, alcohol and all these things will be included in right. this. हाँ, Okay, it will also okay. be included. Fine, ma'am. ठीक है. तो this is about dopamine. Then we have gamma aminobutyric acid. This is inhibitory neurotransmitter जो कि स्टॉप करता है दूसरे न्यूरॉन्स के एक्शन को. तो इट स्लो डाउन योर ब्रेन बाय ब्लॉकिंग स्पेसिफिक सिग्नल्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स हमारे माइंड के, ब्रेन के अंदर ये रोकता है, स्टॉप करता है. कुछ न्यूरॉन्स को ये इनहिबिट करता है. इट प्रोड्यूसेस कामिंग इफेक्ट्स. इसका इफेक्ट कैसे हमारे ऊपर, गाबा के कामिंग, शांत करता है हमें. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये ज्यादातर लोकेटेड रहता है. It has role in eating and sleeping disorder. Low levels are associated with anxiety. GABA का जब कमी हो जाती है, ठीक है, when they are very very low, GABA appropriate amount में अगर नहीं है हमारे ब्रेन में, तो हमें एंजाइटी होगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो GABA का मेंटेन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ताकि वो आपके न्यूरॉन्स को कंट्रोल में रखे. फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, ओसीडी है किसी को, आप देखो जिसको ओसीडी होता है वो कितना ओवर थिंकिंग करता है और कॉन्स्टेंटली क्या थॉट्स चेन, एक पैटर्न बनता है ना उसके दिमाग में, ऑब्सेशंस का, कंपल्शंस का. यस मैम. वो भी तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है ना, एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करते जाना हर वक्त, है ना. न्यूरॉन्स का ही रोल है उसमें भी. Yes, ma'am. अगर गाबा नहीं है ब्रेन में अच्छे से, तो गाबा नहीं होगा तो वो एक्सेसिव ओवरथिंकिंग, एक्सेसिव न्यूरॉन ट्रांसमिशन जो चल रहा है उसको रोकेगा नहीं कोई. Yes, ma'am. और उसको वो रोक नहीं पाएगा तो एंजाइटी होगी. Yes, ma'am. कनेक्शन बना. Yes, ma'am. ठीक है. तो और ये भी देख लो, अगर आपका न्यूरॉन्स एक्टिव है, हर वक्त चल रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है और दौड़ रहे हैं, तो नींद भी कैसे आएगी. Yes, ma'am. इंसोम्निया भी हो गया. और मूड डिसऑर्डर तो फिर नॉर्मल ही है. Yes, ma'am. ये तो मैम होता भी है कभी कभी कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तब भी ये होता है, एंजाइटी भी होती है, फिर उसकी वजह से नींद भी नहीं आएगी, उसमें भी प्रॉब्लम होगी. और मूड डिसऑर्डर तो नॉर्मल ही है हमारे लिए. Yes, ma'am. यस मैम. एसोसिएटेड विद, जब गाबा का लेवल बहुत हाई हो जाता है तब क्या होता है, जब गाबा का लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो वो डिप्रेशन कॉज करेगा. यहाँ पे भी वो कुछ हद तक एंजाइटी कॉज कर रहा है. ऑटिज्म में भी ये होता है. अब ये बताओ कैसे होगा, वाई हाई लेवल पे डिप्रेशन कैसे कॉज करेगा ये, और क्यों.
मैम जैसे इसका रोल स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी है ना, तो मैम डिप्रेशन में भी तो बंदे को नींद आती रहेगी, किसी लैक ऑफ एक्टिविटी, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मुझे उससे रिलेट करके बताओ ना, गाबा का काम क्या होता है? मैम इट स्लोज डाउन आवर ब्रेन हाँ बाय ब्लॉकिंग स्पेसिफिक सिग्नल्स। राइट। तो मतलब जो प्लेजर वाले सिग्नल आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे गाबा से, राइट राइट और तब इट विल लीड टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑटिज्म। राइट। मतलब जो सिग्निफिकेंट है ऐसे सिग्नल जो हमें चाहिए हमारे लिविंग के लिए, वो ही कम हो जाएंगे, तो इट विल लीड टू। एग्जैक्टली। तो हमें सब कुछ ऑप्टिमल चाहिए, बैलेंस में चाहिए भाई, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि वो कम हो जाएंगे तो दिक्कत है हमें, वो ज्यादा बढ़ जाएंगे तो दिक्कत है हमें, यस मैम। है ना? क्योंकि सही एकदम आपने पहचाना, अगर हाई लेवल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो रिक्वायर्ड नहीं है ना उन सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर देगा और ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा मन बुद्धि का ही तो हो जाता है, यस मैम। उसको नॉर्मल यस बच्चे की मैम। तरह फंक्शन नहीं कर पाता उसका ब्रेन, है ना? यस मैम, ऐसा है समझ ना में आ वो किसी एक में लगा हुआ है तो लगा ही हुआ है, वही चीज करे जा रहा है, इन्वॉल्व नहीं होता। वो ऑटिज्म वाला बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता जल्दी से, परसेप्शन भी उसका बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ट्री है तो उसे एक ही ट्री दिखेगा। हाँ यस मैम, यस मैम, गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, दैट इज गाबा बेसिकली। मुझे याद आ रहा है, पेन में होता है क्या, आई टेल यू, कुछ मुझे याद आ रहा है। जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं ना गाबा के, सपोज ये गाबा है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये इसका रिसेप्टर न्यूरॉन है जो रिसीव कर रहा है इसको, और इसको रिसीव करने के बाद ये न्यूरॉन स्लो डाउन हो जाएगा या इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे जो सपोज वो वाले न्यूरॉन्स है, क्या बोलते हैं, कुछ रिलेटेड टू पेन है, पेन इंड्यूसर्स हैं कुछ है, तो क्या करते हैं, हमें जो दवाइयां देते हैं ना, वो दवाइयां कैसी होती हैं, वो ना इसको मॉक करती हैं, इसके स्ट्रक्चर को, ताकि पेन कम हो जाए। एग्जैक्टली वो यहाँ आके बैठे, वो दवाई यहाँ आके बैठे कि दवाई गाबा नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चुरा लिया स्ट्रक्चर, वो वैसा वहां बना, मतलब वैसा ताकि स्ट्रक्चर फॉर्म हो ये जाएगा। रिसीवर जो है ये इसको पहचान ना पाए, धोखा खा जाए और इसको जगह दे दे, और ये आके यहाँ बाइंड कर जाए, और फिर आपका ये जो पेन इंड्यूसर है ये कम हो जाए, इनिबिट कर देगा ना, क्योंकि पेन वाली नर्व को। ओके मैम, मतलब दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड पेन किलर्स रिवील्ड टुडे। मैम बहुत सही पाए। ओके मैम। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हम उसमें पढ़ते हैं, तब डिटेल में पढ़ते हैं चीजें, तो मुझे ऐसी बस ध्यान में आ गया ये चीज यहाँ पे अभी। ग्लाइसिन, अनदर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, it is found in brainstem, spinal cord, retina, has many functions like synthesis of protein. ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है, ये पता है बात आपको? यस मैम। और अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, ये भी पता है? हाँ जी मैम। ठीक, ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स ना मैम? ब्रेकडाउन नहीं, मतलब ग्लाइसिन खुद एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड होते हैं ना बहुत सारे टाइप्स के। यस मैम। और अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे ना तो अमाइनो एसिड यस मैम, यस मैम, है ना? So it has many functions like synthesis of protein and antioxidants in body. ठीक है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी जनरेट करते हैं। Also help in hormone maintenance. Lower level are associated with again depression and stress. तो ग्लाइसिन का जब लोअर लेवल होता है तो इट इज एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, क्योंकि अगेन कुछ प्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं। प्रोटीन ना बनने का मतलब ये भी है कि बॉडी में एंजाइम्स भी नहीं बन रहे हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन, पता है आपको ना ये बात?
एंजाइम्स पता है क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े हैं ना स्कूल टाइम में? यस सर, यस मैम। मैम ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, कुछ ऐसा हाँ, सब हाँ। बता रहे हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम का बेसिक काम होता है किसी भी रिएक्शन को देना या रोकना। जैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ रहे हैं ना, या तो एक्साइट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है पूरा, उसमें कुछ एंजाइम्स का रोल होता है, जो उस पूरे प्रोसेस के हर एक किसी स्टेप पे जाके बैठते हैं और उसको या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उस स्टेप को या तो स्लो डाउन करते हैं। ज्यादातर हम इनको एंजाइम्स को थोड़ा आगे बढ़ावे में यूज करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो Yes, ब्रेकडाउन फूड की ब्रेकडाउन को कैटालाइज करते हैं, बढ़ाते हैं। मैम जैसे ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन इज आल्सो एन एंजाइम, राइट? राइट, 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 पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का नाम भी उसी पे ही पड़ा है, पेप्सिन पे। राइट। यस। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, अगर मैं एंजाइम, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यस मैम, ओके मैम। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन से ही तो बनते हैं। तो आप समझो कनेक्शन क्या है। ग्लाइसिन से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, और एंजाइम से ही सोचो ना क्या क्या काम हो रहे हैं बॉडी में, बहुत सारे काम हो रहे हैं। डाइजेशन से लेके हार्मोन प्रोडक्शन तक। हार्मोन्स भी तो प्रोटीन है, वो भी तो बनते हैं उसी से। हाँ जी मैम। तो जब हार्मोन ही नहीं प्रोड्यूस होंगे तो ढंग से इम्बैलेंस हो जाएगा, तो डिप्रेशन तो होगा, स्ट्रेस तो होगा ही। यस मैम। ठीक है, हार्मोन्स भी तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मैम वही, चाहे उनका ज्यादा रिलीज हो गया हार्मोन तब प्रॉब्लम, कम हो गया तब प्रॉब्लम। तो ग्लाइसिन का अगर हाई लेवल होता है तो वी कैन हैव इट इज एसोसिएटेड विद डिसरप्शन ऑफ ब्रेन फंक्शन। अगेन ज्यादा हो गया तो भी ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, कम हो गया तो भी डिप्रेशन या स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझ? हाँ जी मैम। यस, यस मैम। Then we have serotonin, which is located in the lower part, produced in the lower part of brain. It is, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, स्लीप इंड्यूसिंग, है ना? स्लीप में सबसे ज्यादा इसका रोल सुना है, स्लीप इंड्यूसिंग। ठीक है, तो इट इज एसोसिएटेड विद स्लीप, मूड एंड इवन एपिटाइट, जो हमें भूख लगती है उसका। ठीक है, इट प्लेज अ की रोल इन सच बॉडी फंक्शंस एज मूड, स्लीप, डाइजेशन, nausea, wound healing, bone health, blood clotting, sexual desire. Popularly known as feel good hormone. इसको भी feel good hormone बोलते हैं, सेरोटोनिन को भी। सेरोटोनिन रिलीज होना का मतलब है you will feel good। ठीक है, सेरोटोनिन levels are reduced in depression. Again, जब सेरोटोनिन कम हो गया, फील गुड नहीं हो रहा है, और फील गुड नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसलिए जो मॉडर्न एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, ज्यादातर उनको ये इसी से, सेरोटोनिन से बनते हैं। इनको बोला जाता है, मतलब सेरोटोनिन रीअपटेक, कहाँ गया पेन? सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? जो ये कौन से इनहिबिटर्स हैं? जो सेरोटोनिन को रीअपटेक होने से इनहिबिट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। रीअपटेक होने से इनहिबिट कर रहे हैं, ताकि वो गायब ना हो, रहे वहां पे डिप्रेशन में, क्योंकि वो चले गए, है ना? हाँ जी मैम। हमने अभी न्यूरॉन का पूरा नेटवर्किंग पढ़ा था ना, न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, ये बीच में सिनैप्स है। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सिनैप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं वो रीअपटेक हो जाते हैं बाद में, अपना काम, अपना फंक्शन, यहाँ पे सिग्नल देने के बाद रीअपटेक हो जाते हैं। ये पढ़ा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल हो गया कम बॉडी में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम SSRI भेज रहे हैं बॉडी के अंदर, दवाई के थ्रू, ड्रग के थ्रू। वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो रीअपटेक वाले वो बना रखे हैं ना, अलग से चैनल या गेट्स बने हुए हैं रीअपटेक के, उसको इनहिबिट कर देंगे, ताकि ये सेरोटोनिन
वहां पे प्रेजेंट रहे आपके ब्रेन में और वापस से रीअपटेक ना हो और आपको फील गुड फील हो, डिप्रेशन में ना जाए। यस मैम। अभी आया समझ? यस मैम। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सीरोटोनिन अवेलेबल टू ब्रेन सेल्स। यस मैम। ठीक है। लो लेवल्स आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, ADHD, सिजोफ्रेनिया। हाई लेवल्स आर एसोसिएटेड विद सीजर्स एंड एपिलेप्सी। एपिलेप्सी सीजर्स, जिसमें हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, जब मैम दौरे पड़ते हैं। काइंड ऑफ राइट, यस। तो जब सीरोटोनिन बहुत हाई होता है तब ये होता है। मैम मिर्गी के दौरे ना? हाँ जी मैम। So this was about the functions of neurotransmitter. ठीक है, so I guess we can end here, although बहुत छोटा topic हमने cover किया, but you guys have another class also today. Yes ma'am, at 8. है ना? And this topic is easy. We'll start again tomorrow from a fresh, with a fresh mind, and Sunday भी है कल. Yes ma'am. तो हम ज्यादा कल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं देर तक. We can take some extra time. Ma'am, और tomorrow we can start early also, no? हाँ, we can start early also. तो प्लीज मुझे टाइम जरा एक बार प्लीज बता दो जब सब कंफर्टेबल हो, and we can have more time because you'll also have another class. कल भी होगी most probably शायद. हम 5 बजे वैसे सही रहेगा अगर if मैम everyone. कल 4-5 बजे के आसपास लेना जी class। मैम 5 बजे ही सही रहेगा वैसे, बाकी अगर सब रेडी होते। So अगर ठीक है कल tomorrow evening ही करना है तो we'll have it at 4. चलेगा? ओके यस मैम। मैम अराउंड 4-4:30 है ना? हाँ ठीक है मैम। Okay then. See you guys tomorrow. Yes Thanks ma'am, yes ma'am. ma'am। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you ma'am, thank you ma'am। बढ़िया। Thank you all. Take care. Bye. See you. थैंक यू मैम। Thank you ma'am।